फिल्म की शुरुआत होती है 2004 में इराक वॉर के समय, जब बगदाद में एक बम डिस्पोजल यूनिट रोड के बीच में रखी चीजों को रोबोट के जरिए चेक कर रही है। उन्हें बम मिल जाता है। इस यूनिट में है सैनबॉर्न और स्पेशलिस्ट एल्ड्रिज। उनके टीम लीडर और बम डिफ्यूज करने में एक्सपर्ट मैथ्यू थॉम्सन भी हैं। इन लोगों को बम तो मिल गया है, जो कि बहुत ही डेंजर है। वो इलाका इन्होंने बहुत पहले से ही खाली करा लिया है। मैथ्यू रेडी हो जाता है बम को डिफ्यूज करने के लिए। वो स्माइल कर रहा होता है। वो धीरे धीरे बम की तरफ जाता है। उनका प्लान था कि वो बम के ब्लास्ट होने से पहले ही इस बम को वो खुद उड़ा देंगे, जिससे कि सिर्फ ब्लास्ट तो होगा लेकिन कोई भी मरेगा नहीं, मतलब जान माल का कोई नुकसान नहीं होगा। मैथ्यू बॉम्ब पर ब्लास्ट के लिए डायनामाइट लगा देता है और जब वो अपनी यूनिट के पास वापस आ रहा होता है, तभी एल्ड्रिज वहाँ एक शॉप में एक आदमी को फोन के साथ देखता है। शायद वो ब्लास्ट करने आया था, पर बॉम्ब की रेंज में मैथ्यू था। एल्ड्रिज जब तक आदमी तक पहुँच जाता वो ब्लास्ट कर देता है और ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इस ब्लास्ट की वजह से मैथ्यू को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसके बाद सैनबॉर्न उसकी बॉडी की तरफ जाता है और इमोशनल होकर रोने लग जाता है। सैनबॉर्न ने एक बहुत ही अच्छा दोस्त और एक बहुत ही बेहतरीन टीम लीडर गवा दिया था। कुछ समय के बाद सैनबॉर्न के बॉम्ब यूनिट के लिए एक नया बॉम्ब एक्सपर्ट असाइन होता है, जिसका नाम होता है जेम्स। जेम्स बहुत ही अच्छा इंसान है। वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता है। सैनबॉर्न जेम्स से मिलकर बहुत खुश है। वो जेम्स को मैथ्यू के बारे में बताता है। फिर उनकी यूनिट एक मिशन पर निकल पड़ती है। रास्ते में एल्ड्रिच बॉम्ब के एक्सप्लोजन के बारे में बताकर जेम्स को डराने की भी कोशिश करता है, लेकिन जेम्स इससे पहले अफगानिस्तान में काम कर चुका है और इसीलिए वो नहीं डरता। अपने स्पॉट पर पहुंचने के बाद जेम्स को दूसरे ऑफिसर से पता चल जाता है कि बॉम्ब्स उसी गली में थोड़ा सा आगे है। जेम्स अपना सूट पहनता है। सैनबॉर्न जेम्स को सजेस्ट करता है कि पहले हमें वहाँ पे रोबोट भेजना चाहिए और वहाँ चेक करना चाहिए। जेम्स ऐसा करने से मना कर देता है और सब कुछ वो खुद संभालने की बात करता है। सैनबॉर्न जेम्स को समझाता है कि ये उसका पहला दिन है, उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जेम्स अपना काम करना जानता है। जेम्स का ये बिहेवियर सैनबॉर्न को पसंद बिल्कुल भी नहीं आता। जेम्स आगे बढ़ता है, तभी सामने से एक टैक्सी आ जाती है। सारे सोल्जर्स उस टैक्सी पर गन तान देते हैं। उसमें बैठा इंसान बिल्कुल भी नहीं डरता। जेम्स उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है और उस टैक्सी ड्राइवर को डराने के लिए उसके आसपास फायर भी करता है, लेकिन वो इंसान बिल्कुल भी नहीं डरता और अपनी टैक्सी पीछे ले लेता है और आर्मी उसे पकड़ लेती है। उस समय पूरी सिचुएशन जेम्स के हाथों में थी। उसके बाद जेम्स बॉम्ब की तलाश में आगे बढ़ा है। जेम्स को वायर मिल जाती है और वो बॉम्ब को ढूंढ लेता है। बॉम्ब का फ्यूज ढूंढ के उसे काट देता है, जिससे बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है और ब्लास्ट नहीं होगा। जेम्स बोल देता है कि मैंने बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया है और अब सब कुछ ठीक है। फिर जेम्स उसी बॉम्ब की लाल वायर का पीछा करता है और वो लाल वायर कई सारी और वायर से जुड़ी हुई थी। जब जेम्स उन वायर्स को खींचता है तब वहाँ से पूरे 7 बॉम्ब बाहर निकल आते हैं। उन बॉम्ब को देखकर जेम्स शॉक हो जाता है। उसी जगह पर बिल्डिंग में से एक आदमी की नजर जेम्स पर थी। फिर धीरे धीरे जेम्स बम को डिफ्यूज करना शुरू कर देता है। तभी वो आदमी तुरंत जेम्स की तरफ नीचे आता है, लेकिन तब तक जेम्स ने सारे बॉम्ब डिफ्यूज कर चुका था। उस आदमी के हाथ में एक बैटरी थी, जिससे वो सारे बम को ट्रिगर करने जा रहा था। दीवार पर लगी लाल वायर को बैटरी टच करता तो वो ब्लास्ट हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जेम्स ने सब कुछ संभाल लिया था, वरना जान माल का काफी नुकसान हो सकता था। सैनबॉर्न जेम्स से बहुत नाराज हो जाता है। वो उसे समझाता भी है। एल्ड्रिज सैनबॉर्न को याद दिलाता है कि उन्हें यहाँ सिर्फ 39 दिन ही रहना है। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्ड्रिज अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत ही ज्यादा निगेटिव हो चुका है। मैथ्यू की मौत ने उसे अंदर से डरा दिया है। फिर वहाँ डॉक्टर आ जाता है, जो एल्ड्रिज को मौत के बारे में ना सोचकर पॉजिटिव रहने की सलाह देता है, पर एल्ड्रिज के दिमाग में मौत का डर हावी हो चुका था। दूसरी तरफ जेम्स की मुलाकात डीवीडी बेचने वाले एक बच्चे से होती है, जिसका नाम होता है बेकम। बेकम को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। उसके बाद जेम्स की यूनिट एक और मिशन पर चली जाती है। इस बार बॉम्ब एक पार्क की हुई कार के डिक्की में होता है। जेम्स धीरे धीरे कार की तरफ आगे बढ़ता है। एक बिल्डिंग की छत से एक AK-47 जेम्स की तरफ तानी हुई थी। वो शायद उसी गन से बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता था। वो फायर भी करता है और कार के पेट्रोल टैंक में आग लग जाती है। कार जलने लगती है। तुरंत ही सारे सोल्जर उसको मार गिराते हैं। यहाँ जेम्स कार की आग बुझाकर कार की डिक्की खोल देता है। डिक्की खुलते ही वो डर जाता है, क्योंकि पूरी डिक्की बॉम्ब से भरी हुई थी। और फिर जेम्स अपना फायर सूट उतारते हुए एल्ड्रिज से कहता है कि अगर मरना ही है तो क्यों ना सुकून से मरा जाए। फिर जेम्स कार में सारे बॉम्ब का ट्रिगर ढूंढने लगता है। सैनबॉर्न बिल्डिंग की छत पर से नजर रख रहा था।
कई सारे लोग उन्हें देखने के लिए अपनी अपनी छतों पर इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इससे सबको खतरा हो सकता था। जेम्स को कार में इन बॉम्ब्स का ट्रिगर नहीं मिल रहा था। वो बहुत ही शिद्दत से ढूंढ रहा था। ऊपर से गर्मी भी बहुत हो रही थी। जेम्स की हालत खराब हो रही थी। जेम्स जब ट्रिगर ढूंढ रहा होता है तब सैनबॉर्न जेम्स को कार से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर बहुत समय हो चुका था। सैनबॉर्न कहता है कि ये सब इंजीनियर संभाल लेंगे, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सैनबॉर्न के बार बार बताने की वजह से जेम्स परेशान हो रहा था और उसकी वजह से वो अपना हेडसेट उतार कर फेंक देता है। सैनबॉर्न जेम्स का ये एटीट्यूड देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। फाइनली जेम्स को डैशबोर्ड के नीचे ट्रिगर मिल जाता है और वो वहीं से बॉम्ब का सर्किट तोड़ देता है। बहुत मेहनत के बाद ये मिशन भी आखिरकार पूरा हो चुका था। फिर जेम्स आराम कर रहा होता है, तभी सैनबॉर्न वहां आकर उसको उसके एटीट्यूड के लिए जोरदार पंच मारता है। जेम्स की सिगरेट गिर जाती है। जेम्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी सिगरेट उठाता है और सैनबॉर्न की बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर वहां पर उनका हेड ऑफिसर आता है। वो जेम्स की उसके काम के लिए बहुत तारीफ करता है। वो जेम्स से पूछता है कि तुमने आज तक कितने बॉम्ब डिफ्यूज किए हैं। जेम्स जवाब देता है कि 873। ये सुनकर ऑफिसर भी चौंक जाता है। जेम्स ने एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया था। वो फिर से जेम्स की डेडिकेशन देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद जेम्स जब अपने कैंप में बैठा होता है तभी वहाँ पे बेकम की फुटबॉल जेम्स के पास आती है। जेम्स बेकम के साथ फुटबॉल खेलता है और बेकम के गोल रोकने पर उसे $5 भी देता है इनाम के तौर पर। जेम्स को बेकम अच्छा लगने लगता है। अब जेम्स और उसकी टीम सिर्फ 37 दिन ही यहाँ पे रहने वाले थे। इसके बाद डॉक्टर एल्ड्रिच से उसका हालचाल पूछने के लिए आते हैं। एल्ड्रिच ठीक है, पर उसके दिमाग से मौत का खौफ अभी भी नहीं जा रहा है। डॉक्टर कहता है कि हमेशा मरने की बात नहीं करनी चाहिए। एल्ड्रिच टॉन्ट मारते हुए डॉक्टर से कहता है कि क्लिनिक से वॉर देखना तो बहुत आसान होता है ना डॉक्टर। डॉक्टर इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं अच्छा और सच्चा सोल्जर हूँ। समय आने पर मैं पीछे नहीं हटूंगा और फील्ड में भी काम आऊंगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही एक के बाद एक मिशन कंप्लीट करते हुए उनके दिन बीतते जा रहे थे। अब उन्हें वहाँ पे सिर्फ 23 दिन रहना था। जब वो सब एक्सप्लोजिव्स डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं तब जेम्स डेटोनेशन साइट पर अपने ग्लव्स लेने वापस जाता है। उसी समय सैनबॉर्न एल्ड्रिच से कहता है कि कभी कभी ये डेटोनेटर मिसफायर भी हो जाता है। सिंपली वो जेम्स को मारने की बात कर रहा था। ये बात सुन के एल्ड्रिच डर जाता है, पर सैनबॉर्न ऐसा नहीं करता। वो सिर्फ एल्ड्रिच को डराना चाहता था। उसके बाद कैंप पर वापस आते हुए उनका सामना 5 हथियारों से लैस आदमियों से हो जाता है, जिनकी कार का टायर फ्लैट हो गया था। पहले जेम्स उन लोगों को अपने हथियार नीचे रखने के लिए कहता है और उसके बाद उनसे एक आदमी अपना फेस दिखाता है। जेम्स उसे पहचान लेता है। वो लोग प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर से होते हैं। वो यहाँ से मोस्ट वांटेड इंसान को ले जा रहे थे, जिस पर $50,000 का इनाम होता है। लेकिन उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया था और उनके पास अब टूल्स भी नहीं थे। जेम्स उन्हें टूल्स देता है, तभी उन लोगों पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और वो 2 प्रिजनर्स वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उस प्राइवेट मिलिट्री का कैप्टन उन दोनों को गोली मार देता है और वो सभी लोग एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। स्नाइपर के थ्रू अपनी तरफ से निशाना लगाते वक्त उस कैप्टन को गोली लग जाती है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। वो लोग एक बंकर में छुपकर फायरिंग कर रहे होते हैं। उसके कारण उन पर निशाना लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। सैनबॉर्न स्नाइपर संभालता है और जेम्स दूरबीन से विरोधियों को टारगेट करता है। जेम्स सैनबॉर्न को असिस्ट करता है। सैनबॉर्न बहुत ही फोकस से दुश्मनों को मारता है, लेकिन एक समय पर उनकी गोलियां खत्म हो जाती है। एल्ड्रिच उसको गोलियां देता है, पर उन गोलियों पर खून लगा होता है। वो स्नाइपर में जैम हो जाती है। इसीलिए जेम्स गोलियों को धोता है, पानी से साफ करता है और उसके बाद टारगेट को मार देता है। सैनबॉर्न और जेम्स 3 अटैकर्स को मार गिराते हैं, भी चौथे को मार डालता है। इस जीत के बाद वो सब एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं। उसी दौरान सैनबॉर्न को जेम्स की बेटी की फोटो मिल जाती है और फिर जेम्स अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू करता है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की थी और कुछ सालों बाद उन लोगों का डिवोर्स भी हो चुका था, पर फिर भी वो लोग साथ रहते थे। फिर सैनबॉर्न बताता है कि वो अपनी सोशल लाइफ को लेकर इतना सीरियस नहीं है जितना कि प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है। सैनबॉर्न को वो बॉक्स मिलता है जिसमें जेम्स ने बॉम्ब्स के ट्रिगर रखे हुए थे। जेम्स कहता है कि इसमें मैंने वही चीजें रखी है जिन्होंने मुझे मार ही डाला था। ये सारी चीजें कलेक्ट करने का उसे शौक था। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सैनबॉर्न और जेम्स आपस में फाइट करते हैं। सैनबॉर्न को हराने के बाद जेम्स उसे उसके रूम तक छोड़कर आता है। फिर जेम्स अपना फायर सूट का हेलमेट लगाकर ही सो जाता है। इन सभी के लिए ये दिन बहुत ही थकावट देने वाला था। अब इन्हें इराक में सिर्फ 16 दिन ही रहना था।
उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जेम्स अपनी यूनिट के साथ वेयर हाउस के मिशन पर जा रहा होता है। तब डॉक्टर भी उनके साथ आने के लिए पूछता है। जेम्स डॉक्टर का वेलकम करता है। डॉक्टर एल्ड्रिच को प्रूफ करने के लिए इनके साथ आ रहा था। वेयर हाउस में बॉम्ब ढूंढने के दौरान जेम्स को बेकम की डेड बॉडी मिलती है। बेकम को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और फिर उसके बाद उसकी बॉडी में बॉम्ब प्लांट कर दिया गया था। जेम्स ये देखकर बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है। वो एल्ड्रिच को कहता है कि ये सब कुछ यहाँ से बाहर लेकर जाओ, हम इस वेयर हाउस को ब्लास्ट करने वाले हैं। सैनबॉर्न और एल्ड्रिच बाहर चले जाते हैं पर जेम्स वेयर हाउस को नहीं उड़ाता और बेकम की बॉडी से बॉम्ब निकालता है और बॉडी को लेकर बाहर चला आता है। बाहर खड़ी एम्बुलेंस में बेकम की बॉडी को रख देता है। उधर थोड़ी ही दूरी पर खड़े डॉक्टर लोगों को वहां से हटा रहे थे। फिर जेम्स डॉक्टर को बुलाता है। जैसे ही डॉक्टर आगे बढ़ता है वहां पर पड़ा एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो ब्लास्ट इतना भयानक होता है कि डॉक्टर के उस बॉम्ब ब्लास्ट में चीथड़े उड़ जाते हैं। एल्ड्रिच ये देखकर पैनिक हो जाता है। सब लोग रोने लग जाते हैं। एल्ड्रिच अपने आप को डॉक्टर की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। उस दिन जेम्स बहुत ही परेशान हो जाता है, जैसे ये दिन उसकी लाइफ का सबसे बुरा दिन हो। इसके बाद जेम्स ठान लेता है कि वो बेकम की मौत का बदला लेगा। जेम्स उस डीवीडी सेलर से बेकम के बारे में पूछता है, लेकिन वो सेलर जेम्स की बातों को समझने से इनकार कर देता है। जेम्स समझ जाता है कि यहाँ पर घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला है, इसीलिए शाम के समय उसी डीवीडी सेलर को गन पॉइंट पे लेकर उससे बेकम के घर के बारे में पूछता है। वो सेलर जेम्स को एक घर पर लाकर रोकता है और उस घर को बेकम का घर बताता है। जब जेम्स घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए घुसता है तो उसे एक ऑफिसर मिलता है और वो जेम्स को यकीन दिलाता है कि यहाँ कोई भी बेकम नहीं रहता था। तभी गुस्से में एक लेडी आती है और जेम्स पर हमला कर देती है और उससे जेम्स को बहुत चोट लग जाती है। जेम्स की इन्वेस्टिगेशन फेल हो चुकी थी, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। जेम्स वापस कैंप में आ जाता है। तभी सैनबॉर्न जेम्स को इन्फॉर्म करता है कि एक टैंक एक्सप्लोजन वाली जगह का मुआयना करने के लिए उन्हें जाना है। वो लोग रात को उसी जगह के लिए निकलते हैं। उनकी यूनिट उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर अभी भी आग जल रही थी और ये सब लोग उस जगह को अच्छे से चेक करने लगते हैं। एक सोल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह पर सिर्फ जलता हुआ मलबा है। बहुत सारे लोग बुरी तरीके से घायल हैं और कई सारे लोग उस धमाके में मर चुके हैं। हर जगह लोग रो रहे हैं। तभी जेम्स अपने माइंड से पता लगाता है कि ये धमाका कुछ लोगों ने किया है जो कि अंधेरे में छुपके ये सब देख रहे होंगे। जेम्स सैनबॉर्न और एल्ड्रिच के साथ उनको अच्छा सबक सिखाने के लिए अंधेरे में जाता है। वो कुछ टैंकर्स के पास पहुंचते हैं। वहाँ 3 गलियां होती है जिसमें जेम्स, सैनबॉर्न और एल्ड्रिच अलग अलग जाते हैं ताकि उन धमाका करने वाले लोगों को पकड़ सके। वो इलाका बहुत ही खतरनाक था। एल्ड्रिच धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसे कोई दिखाई पड़ता है और गोली चलाने की आवाज जेम्स और सैनबॉर्न को सुनाई देती है। वो तुरंत भागकर उस गली में चले जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी मरा पड़ा था, लेकिन एल्ड्रिच वहाँ से गायब था। वो दोनों एल्ड्रिच को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। विरोधियों ने एल्ड्रिच को पकड़ लिया था और वो उसे ले जा रहे थे। जेम्स और सैनबॉर्न चुपके से उनका पीछा करते हैं। फिर इससे पहले कि एल्ड्रिच को कोई नुकसान पहुंचे, जेम्स फायरिंग करता है जिसमें दोनों विरोधी मारे जाते हैं और एल्ड्रिच के पैर में भी गोली लग जाती है। जेम्स और सैनबॉर्न आकर एल्ड्रिच को उठाते हैं और कैंप ले जाते हैं। उसके बाद जेम्स आकर अपने आप को ठंडा करता है। उसका ये दिन बहुत ही ज्यादा थकावट भरा था। अगली सुबह बेकम जेम्स के पीछे डीवीडी लेकर आता है जिसको जेम्स ने मरा हुआ समझा था। जेम्स कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। एल्ड्रिच को एयरलिफ्ट से सर्जरी के लिए लेकर जा रहे होते हैं। जाने से पहले एल्ड्रिच जेम्स को अपनी इस इंजरी के लिए ब्लेम करता है। वो ज्यादा सीरियस नहीं था। एल्ड्रिच सैनबॉर्न को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। फिर यूएस आर्मी एल्ड्रिच को वहाँ से लेकर जाती है। जेम्स और सैनबॉर्न को नई मिशन के लिए बुलाया जाता है। अब सिर्फ 2 दिन ही रह गए हैं। इस बार एक सीधे साधे सिविलियन पर कुछ बुरे लोगों ने बहुत सारे बॉम्ब लगा दिए थे। जेम्स उसके बॉम्ब देखकर सभी सोल्जर को 75 मीटर पीछे जाने के लिए कहता है। वो सारे बॉम्ब बहुत ही डेंजरस थे। जेम्स उस सिविलियन को घुटनों पर बैठने के लिए कहता है और हाथ ऊपर करने के लिए कहता है। वो सिविलियन रोते हुए बार बार कह रहा था, मुझे बचाओ, मेरी एक फैमिली भी है। जेम्स को पास आकर पता चलता है कि ये एक टाइम बम है। इसके पास सिर्फ 3 मिनट का समय बचा हुआ है। जेम्स सैनबॉर्न से बोर्ड कटर मंगाता है, लेकिन उस सिविलियन के बॉम्ब के ऊपर कई सारे लॉक लगे हुए थे। जेम्स सैनबॉर्न को वहां से भेज देता है। जेम्स के ऊपर उस आदमी को बचाने का बहुत ही ज्यादा प्रेशर था। जेम्स सिर्फ एक ही लॉक अब तक तोड़ पाया था और अब सिर्फ 30 ही सेकंड बच गए थे।
इसकी वजह से वो उस आदमी को सॉरी बोलता है और वहाँ से भागते हुए बॉम्ब से दूर जाने लगता है। तभी बम ब्लास्ट हो जाता है और ये बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। वहाँ पर हर जगह धुआं धुआं ही नजर आता है। जेम्स धमाके की वजह से घायल हो जाता है। सैनबॉर्न तुरंत जेम्स को उठाकर ले जाता है। रास्ते में कैंप जाते वक्त सैनबॉर्न उस आदमी के मरने की वजह से बहुत परेशान था। सैनबॉर्न उस वक्त जेम्स से कन्फेस करता है कि वो इस जगह से बहुत नफरत करता है। इस तरह के प्रेशर के साथ वो आगे अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएगा। सैनबॉर्न जेम्स से कहता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह एक बेटे का फादर बनना है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी कोई इंतजार करे। मैं हमेशा मरने से डरता हूँ और ऐसी चीजें दिन ब दिन मुझे डराती है। जेम्स तुम बहुत ही बहादुर हो। ये कहकर सैनबॉर्न चुप हो जाता है। इसके बाद जेम्स की यूनिट के 2 दिन खत्म हो जाते हैं। जेम्स वापस अपनी एक्स वाइफ और अपने बेटे के पास आ जाता है। हालांकि घर पर रहते रहते जेम्स एक सिविलियन की लाइफ को जी रहा था और वो इस तरह की लाइफ जीते हुए बोर हो रहा था। फिर जब जेम्स अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तभी वो अपने बेटे को बताता है कि जीवन में जो भी चीज आज अच्छी लगती है कल वो बुरी लग सकती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है। और ये बोलते ही जेम्स का कोई दूसरा ड्यूटी टूर डेल्टा कंपनी के साथ शुरू हो जाता है और अब वो यूएस आर्मी में ईओडी यूनिट में 365 दिन के लिए जा रहा है। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि वो खुशी खुशी अपने फायर सूट में एक बम को डिफ्यूज करने जा रहा है। ये होती है एक सच्चे सोल्जर की पहचान। तो ये थी इस फिल्म की कहानी।